नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। हफ्ते में सिर्फ 2 ही छुट्टियां मिलती हैं और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। मयंक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम समझते क्यों नहीं मेरी बात कि मुझको अपनी छुट्टियां इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मंशा बहुत ही ज़ोरों से चिनचिनाते हुए अपने पति मयंक से बोली। मंशा, ये क्या हो गया है तुमको? आखिर कैसी बातें कर रही हो तुम? वंशिका किसी के लिए नहीं, मेरी खुद की अपनी छोटी बहन है। अगर वो हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती है तो उसमें आखिर बुराई ही क्या है? अगर सोचो वो हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तब भी तुम ऐसी ही बातें करती? मयंक ने मंशा को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। मयंक, एक तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती, और अगर रहती भी होती तो तब की बात और ही होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा तो सकते थे, लेकिन हफ्ते में हम लोगों को सिर्फ 2 ही छुट्टियां मिलती हैं और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। ना कहीं जा पाओ, ना कहीं घूम फिर पाओ। मंशा तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मंशा, वो तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती है, बल्कि वो तो आने से पहले बार बार पूछ भी लेती है कि हम लोगों का वीकेंड पर कोई भी कहीं भी आने जाने का प्लान तो नहीं है, और फिर आती है। इतने बड़े शहर में अपने निजी शहर से दूर तो लोग गैरों से संबंध रखने का प्रयास करते हैं, और तुम अपनी सगी ननद के लिए ऐसा बोल रही हो? बताओ कि कितनी गलत बात है। मयंक को तो मंशा की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मयंक, वो तुमसे पूछती है, अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना जरूर बना दूं। वो भी नौकरी पेशा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? और फिर तुम उसको हर बार बुला ही क्यों लेते हो? मंशा का पारा आज सचमुच बहुत ज़्यादा हाई लग रहा था। खैर, मयंक ने उस समय मंशा से बहस लड़ाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वंशिका को फ़ोन किए हुए काफ़ी देर हो गई थी और वो किसी भी समय आ सकती थी। मयंक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वंशिका मंशा की बातों को सुन ले और परेशान हो जाए, क्योंकि किसी भी बिन ब्याही बहन का इस तरह भाई के घर आना बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगता था मयंक को। चलिए, पहले आपको सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा देते हैं कि क्यों वंशिका मयंक के घर आ रही थी और क्यों मयंक और मंशा की बहस चल रही थी। असल में मयंक की शादी मनपसंद शादी थी। उसने अपने ही ऑफिस की सह कार्यरत मंशा से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फ़ोन के द्वारा अवगत करवाया, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफ़ी दूर चेन्नई में रहता था। मयंक बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए जैसे रिश्तों की भरमार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, और अगर तुमने खुद ही कोई लड़की पसंद की हो तो बता दो, हम लोग सहर्ष स्वीकृति दे देंगे। कंचन जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, क्योंकि वो इस जमाने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी और पति केशव को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी कंचन की हाँ में हाँ मिला दी। हाँ भैया, सही बात, आपने अगर सचमुच हमारे लिए भाभी पसंद कर ली हो तो फटाफट उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए बेकरार हूँ। तभी पीछे से छोटी बहन वंशिका बोली, जो कि खुद बीटेक कर रही थी और उसका अंतिम साल था। और तभी मयंक ने मम्मी पापा की बातों को मानकर मंशा के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसको मंशा बहुत पसंद थी। मंशा के मम्मी पापा भी इसी जमाने के थे, तो उनको भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए जल्दी से चट मंगनी और पट शादी हो गई। मंशा ससुराल में 10-15 दिन रही और फिर मयंक के साथ वापस चेन्नई आ गई। वो दोनों ही अपनी निजी जिंदगी से संतुष्ट थे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। मयंक बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अचानक एक दिन कंचन का फोन आया और वो बहुत चहकते हुए मयंक से बोली। अच्छा मम्मी, बताइए आखिर की क्या बात है? मयंक ने भी खुश होकर पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मम्मी इतनी ज़्यादा खुश है तो कोई ना कोई बहुत ही खास बात होगी। मयंक बेटा, तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाडली वंशिका की नौकरी भी चेन्नई में ही लग गई है। कंचन के शब्दों में सचमुच बहुत ही ज़्यादा खुशी छलक रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। तब तो सचमुच बहुत मज़ा आ जाएगा। दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। मैं भी वंशिका से बात करता हूँ। मयंक ने वंशिका से बात करने के लिए कंचन का फ़ोन काट दिया। क्या बात है मयंक, बड़े चहक रहे हो मम्मी से बात करने के बाद? कोई खास बात है क्या? मंशा ने मयंक को बहुत ज़्यादा खुश देखकर पूछा, क्योंकि मंशा वैसे तो ठीक थी, लेकिन मयंक का बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के साथ इन्वॉल्व होना उसको थोड़ा कम ही सुहाता था। हाँ मंशा, सचमुच बहुत खुशी की ही बात है। वंशिका का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि उसको भी नौकरी चेन्नई में ही मिलेगी। मयंक ने खुश होकर कहा।
मयंक तो फ़ोन मिलाकर वंशिका से बात करने लगा, लेकिन मंशा के मन में कुछ अंदर तक खटक सा गया कि अगर वंशिका यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही ना रहने लगे। मैं तो उसको यहाँ नहीं रहने दूंगी। लेकिन खैर, उस बात की कोई नौबत ही नहीं आई, क्योंकि वंशिका का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। तो खुद वंशिका ने मयंक के कहने के बावजूद भी उसका ऑफर ठुकरा दिया। भैया, इतनी दूर रोज कैब से जाने से बेहतर है कि वहीं ऑफिस के आसपास मकान लेकर रहा जाए। वंशिका ने अपना निर्णय मयंक को सुना दिया, लेकिन वंशिका ने हर वीकेंड पर भाई भाभी के पास आने में सहमति जता दी और अब वो हर वीकेंड पर उन लोगों के बीच खुशियों को ढूंढने चली आती। शुरू शुरू में तो मंशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसको इस तरह हर वीकेंड पर वंशिका का आना खलने लगा और वो मयंक से इस बात को लेकर टकराने लगी। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय मयंक और मंशा की आपस में बहस चल रही थी, तभी वंशिका गेट के पास आ चुकी थी और उसने मयंक और मंशा की सारी बातें सुन ली। उसका तो ये सब सुनकर दिल ही घबरा उठा। आखिर ये क्या कह रही है भाभी? और वो बिना आहट किए ही चुपचाप बाहर से ही लौट गई। क्या हुआ वंशिका, तुम अभी तक आई नहीं? आज तो बहुत देर हो गई, हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या ट्रैफिक में फंसी हो क्या? मयंक ने बहुत चिंतित स्वर होकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपसे बताना ही भूल गई। आज मैं नहीं आ पाऊंगी। ऑफिस से अचानक फ़ोन आ गया था और एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। यह कहते कहते वंशिका की आंखों में आंसू छलक आए और उसकी आवाज़ एकदम भर्रासी उठी। लेकिन वंशिका, हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, मयंक ने व्याकुल होकर कहा। कोई बात नहीं भैया, आगे देखा जाएगा। इतना कहकर वंशिका ने झट से फ़ोन रख दिया कि कहीं वो सचमुच ही फ़ोन पर ही ना रोने लगे। लो, खुश हो जाओ तो मंशा, अब वंशिका नहीं आ रही है। इतना कहकर मयंक बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। और उसी दिन शाम को, मयंक, आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे पर से ही वापस क्यों चली गई? मैं छत पर थी, इसलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। क्या तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे क्या? मयंक के घर के सामने वाली आभा आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग बाहर गए हुए थे। वंशिका से कहा भी रुकने के लिए, लेकिन वो पास में ही रहने वाली अपने एक दोस्त के घर चली गई। मयंक ने झट से बहाना बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर तक जाए। मंशा, वंशिका दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। सौरभ गुस्सा कर बोला। तो मैं क्या करूं? मंशा लापरवाही से बोली। बल्कि वो तो उल्टे खुश हो रही थी कि जान बची तो लाखों पाए। वंशिका, तुम घर के दरवाजे तक आई और बिना अंदर आए वापस क्यों चली गई? मयंक ने वंशिका से झट से फोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर वंशिका ने जल्दी से फोन रख दिया और दूसरे ही दिन मयंक वंशिका के पास उसके घर चला गया। वंशिका पीजी में रहती थी और थोड़ी देर उसके पास बैठकर समझा बुझाकर चला आया। और उसके बाद अब तो 2-3 वीकेंड बीत गए, लेकिन हर बार वंशिका कोई ना कोई बहाना बना देती। हालांकि जब वंशिका आती थी तो मंशा को बुरा तो लगता था, लेकिन अब उसका ना आना और भी ज़्यादा मंशा को परेशान करने लगा। क्या कहा वंशिका, तुम फिर आज नहीं आ रही हो यहाँ पर? आखिर कितना काम हो गया अचानक तुम्हारे पास? मयंक बहुत परेशान होकर वंशिका से बोला। मयंक, क्यों ना आज हम लोग वंशिका के पास चले? मंशा ने जब मयंक को इतना परेशान देखा, क्योंकि जब से वंशिका घर नहीं आई तब से मयंक बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। और स्वाभाविक भी है, एक शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ पा रही थी। क्या कहा तुमने कि तुम चलोगी वंशिका के पास? ये तो सूरज जैसे पश्चिम से निकल रहा है। तुमको ही तो उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मयंक आज पहली बार बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला मंशा से। सॉरी मयंक, मुझको माफ़ कर दो, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जब मैं कल अपने मायके गई और भाभी को भैया के साथ ये बहस करते हुए देखा कि मैं अक्सर ही बिना बताए मायके क्यों पहुंच जाती हूँ लोगों के पास, तब मुझको महसूस हुआ कि ऐसे ही मैंने भी तो वंशिका के साथ किया। उसको सचमुच कितना खराब लगा होगा। आज मंशा की आंखों में अपने कृत्य को लेकर आंसू थे। ठीक है, चलते हैं, शायद वंशिका को तुम भी कुछ समझा पाओ। मयंक ठंडी सांस भरकर बोला। और शाम को मंशा मयंक के साथ उसके घर पहुंच गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। वंशिका, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मंशा की आंखें छलक रही थी। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझको आपकी मर्जी के बगैर आपके घर में नहीं आना चाहिए था। वंशिका भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वंशिका, प्लीज़, मैं अपनी गलती मान रही हूँ और अब उस मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे।
तुम्हारा जब भी जी चाहे तब तुम अपने घर आ सकती हो, क्योंकि वो घर तुम्हारा भी है। मंशा ने वंशिका को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी। और वंशिका भी मंशा से कसकर लिपट गई। और पास ही खड़ा मयंक सोच रहा था कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।